एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल इथिक्स इन प्रैक्टिस ऑफ काय चिकित्सा कि क्या इथिक्स एक डॉक्टर को फॉलो करने चाहिए जब वो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिसिन की, और कैसे पेशेंट को डील करना चाहिए। तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कि डॉक्टर और पेशेंट का एक रिलेशन किस तरीके का होना चाहिए ताकि पेशेंट जो है उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके। द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव मेडिकल केयर वेयर फिजिशियन मैनेज कॉम्प्लेक्स क्रोनिक एंड मल्टी सिस्टम डिजीज। ये जो रिलेशनशिप है बियॉन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट के साथ जो है डॉक्टर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है, एम्पैथी होती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। इसके बेसिस पे क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग अच्छा किया जा सकता है, ट्रस्ट एंड थेरेपेटिक आउटकम अच्छे होंगे। क्योंकि जब कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर पे अच्छे से विश्वास करेगा तभी वो मेडिसिन उस पर काम करेगी। और अगर डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप अच्छा है, यानी कि उन दोनों के अंदर ट्रस्ट बिल्टअप है, कम्युनिकेशन एक बेटर हो रहा है, पेशेंट अपनी पूरी बात बता पा रहा है और डॉक्टर जो है वो पेशेंट की बात को समझ पा रहा है, तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट आगे पेशेंट को देनी है, कैसे क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। और पेशेंट का भी डॉक्टर पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि हाँ, ये डॉक्टर मेरे लिए बेस्ट है और ये मेरे लिए अच्छा करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, थेरेपेटिक आउटकम्स भी अच्छे होंगे और जो कि दोनों डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए बेटर होगा। ए गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव्स पेशेंट सेटिस्फेक्शन, एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट एंड हेल्थ आउटकम्स। यानी कि जब डॉक्टर और पेशेंट दोनों की बातचीत अच्छी होगी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो पेशेंट सेटिस्फाई होगा, ट्रीटमेंट से अडहेर रहेगा, यानी कि ट्रीटमेंट को बीच में नहीं छोड़ेगा। उसको ये विश्वास रहेगा कि हाँ, मेरे डॉक्टर ने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया है वो मेरे लिए बेस्ट है और मुझे इसी से रिलीफ होगा और बेटर हेल्थ आउटकम्स पेशेंट को मिलेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरीके की होनी चाहिए। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इतनी जरूरी है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट, उसके लिए काफी सारे रीजंस हैं जिसके लिए वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मानी गई है। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, पेशेंट झूठ नहीं बोलेगा, पेशेंट अपनी कंप्लीट बात बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत कब से हुई, कैसे हुई, क्या मुझे लगता है कि जिससे ये बढ़ती है, किससे मुझे आराम होता है। तो इससे डॉक्टर को जो है एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने में काफी हद तक मदद मिलती है। और जब एक एक्यूरेट डायग्नोसिस बन जाएगा तो ट्रीटमेंट भी वो उसी तरीके से दे पाएगा और पेशेंट को रिलीफ होगा। नेक्स्ट वन इज बेटर पेशेंट कंप्लायंस, यानी कि पेशेंट जो है वो ज्यादा जो भी मेडिकल एडवाइस डॉक्टर देगा उसको फॉलो करेगा, क्योंकि उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को मेरी जो दिक्कतें हैं वो समझ आ चुकी हैं, डॉक्टर ने जो बताया है मेरा डायग्नोसिस वो ठीक है और जो ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं वो ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाएगी, पेशेंट जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल एडवाइस है उन सबको फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज इनहेंस्ड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। जब जो कंपेशनेट डॉक्टर है वो रिड्यूस कर सकता है पेशेंट की एंजाइटी और स्ट्रेस को, यानी कि जो पेशेंट आता है उसको तो अपनी छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी, दोनों में एंजाइटी स्ट्रेस होगा ही होगा, क्योंकि पेशेंट को है नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में कि मेरे को जो हुआ है वो छोटा है, बड़ा है, वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पेशेंट पे उस टाइम पे मेंटल और इमोशनल बहुत प्रेशर होता है, पेशेंट स्ट्रेस में, एंजाइटी में होता है। और वहां पे ऐसा हो, अगर वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उससे बात ही नहीं करी, तो पेशेंट को क्या लगेगा कि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कैसे हो पाएगा, डॉक्टर ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी, डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि मुझे हुआ क्या है। तो उसी तरीके से अगर एक बेटर डीपीआर होगी, डॉक्टर अच्छे से बात करेगा, पेशेंट की बात सुनेगा और पेशेंट का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तो 50% तो उसकी एंजाइटी स्ट्रेस वहीं पे रिलीव हो जाएगी और 50% पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा अगर हिस्ट्री प्रॉपर ली है डॉक्टर ने और ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो इसीलिए जो एक डॉक्टर है, एक बेटर डॉक्टर, वो पेशेंट की एंजाइटी और स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, डॉक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया कि आपके लिए ये बेटर है, तो पेशेंट
कंफर्टेबल होगा, डॉक्टर से पूछेगा बार बार कि ठीक है डॉक्टर साहब मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, इसमें ये चीज कैसे होगी, इसमें वो चीज कैसे होगी, ये प्रोसीजर कैसे होगा, तो उससे क्या होगा, एक बेटर शेयर डिसीजन मेकिंग फॉर्म होगी। बेटर डिसीजन मेकिंग होगी तो ट्रीटमेंट के आउटकम्स भी बेटर होंगे। तो इसीलिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अब सबसे की कंपोनेंट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जो फिजिशियन है उसको ये इंश्योर करना है कि क्लियर, कंसाइज और एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ उसका होना चाहिए। उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, फर्स्ट वन इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब पेइंग अटेंशन विदाउट इंटरप्शंस, यानी कि जब पेशेंट अपनी बात बता रहा है तो डॉक्टर उसको ध्यान से सुने। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर दूसरी साइड दूसरे पेशेंट को देख रहा है, या फिर जो एमडी वहां पे चल रही है तो पीजी के बच्चों से बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी प्रॉपर अटेंशन पेशेंट की तरफ होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग करनी है। नेक्स्ट वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि पेशेंट को अपने सिम्टम्स को डिस्क्राइब करने देना है। ठीक है, आपको और क्या हो रहा है, या आपको क्या समस्या है, इसके बाद क्या होता है। ऐसा नहीं कहना है कि आपको दर्द हो रहा है या आपको यहाँ पे दर्द होता है, ये सब क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे दर्द होता है तो उसका आंसर क्या होगा, यस या नो होगा, तो वो क्या हो गए, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हो गए। अगर हम पूछेंगे आपको और क्या समस्या इससे होती है, इसके अलावा क्या होता है, तो पेशेंट सारी एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हमें बताएगा। तो हमें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पेशेंट से करने हैं, ताकि पेशेंट प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके अपने सिम्टम्स को। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाइड मेडिकल लैंग्वेज, अवॉइडिंग जैग्रोन्स टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। अब पेशेंट को हमने बताना है कि आपको ये हुआ है। अगर मान लो पेशेंट को पेट दर्द हो रहा है तो आपको एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन है, अब एपिगेस्ट्रिक रीजन पेशेंट को पता ही नहीं है। या फिर हम कह रहे हैं कि आपको मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, अब पेशेंट को क्या पता कि मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या होता है। सभी पेशेंट तो पढ़े लिखे नहीं होते, या सभी नेट पे गूगल पे सर्च करके भी नहीं आए हुए होते। तो ऐसी कंडीशंस में हमें जैग्रोन्स का यूज नहीं करना है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज इतनी हाई फाई यूज नहीं करनी है कि डॉक्टर को पता ही ना लगे, पेशेंट को पता ही ना लगे कि क्या बताया, क्या मेरा डायग्नोसिस बताया है, क्या मेरी ट्रीटमेंट बताई है। तो सिंप्लीफाइड मेडिकल लैंग्वेज में बताना है, जैसा भी पेशेंट हमारे पास आता है उसको उसी की लैंग्वेज में बताना हमारा फर्ज बनता है। Next is emotional validation. Emotional validation means acknowledging concerns and showing compassion. मतलब अगर पेशेंट बता रहा है कि मैं इस परेशानी से इतना दुखी हूँ, तो ऐसे नहीं कहना है कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, या आप ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा कंपैशन शो करना है, पेशेंट को कंसर्न एक्नोलेज करना है उसका, पेशेंट का। अगर वो कोई दिक्कत बता रहा है तो उसको जब एक्नोलेज करेगा डॉक्टर, तभी एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा और पेशेंट को लगेगा कि डॉक्टर अच्छा है, मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात समझ रहा है, और एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएगा जिससे मेरी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। तो ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के मेन पॉइंट है। फर्स्ट, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एज पर मेडिकल इथिक्स, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग इन यूएस, एंड जीडीपीआर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन यूरोप, एंड सिमिलर लॉज इन अदर कंट्रीज। यानी कि पेशेंट की जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है एज पर मेडिकल इथिक्स, और इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा हिपा इन यूएस एंड जीडीपीआर इन यूरोप, और बहुत सारे ऐसे सिमिलर लॉज हैं अदर कंट्रीज में भी। तो अब यहाँ पे क्या है, बीइंग ऑनेस्ट अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड प्रोग्नोसिस। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, कि पेशेंट की जो कंप्लेन है या पेशेंट का जो डायग्नोसिस है उसको कॉन्फिडेंशियल रखो। ऐसा नहीं है कि उसकी परमिशन के बिना आप उसकी जो डाटा है या डिटेल्स है उसको कहीं भी पब्लिश करा सकते हैं, या फिर कहीं भी किसी और सेकंड पर्सन को बता सकते हैं। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट इज बीइंग ऑनेस्ट अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड प्रोग्नोसिस। यानी अगर किसी पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मान लो किसी को कैंसर हुआ है और आप उसको बताए ही ना, तो ये भी इलीगल होगा। उसका जो डायग्नोसिस है, उसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, वो सब क्लियर पेशेंट को बताना है। बस वो है, हमें स्टेप बाय स्टेप करना है कि कैसे बताना है। साथ में उसके अटेंडेंट को बताना है, नहीं बताना है, तो ये ऑनेस्ट डॉक्टर को रहना है।
building rapport, harmonious relationship by showing consistency in care. तो ये सब इससे हमें बेनिफिट होता है, पेशेंट का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके डॉक्टर को रखनी होती है. नेक्स्ट इज एम्पैथी एंड कंपैशन, एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ डिजीज. यानी कि कोई बीमारी किसी भी पेशेंट के लिए छोटी या बड़ी हो सकती है. जैसे कि हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं 3 टाइप के सत्व होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट रिएक्ट करता है. तो अगर किसी को ओनली फॉर एग्जांपल किसी को कोल्ड हुआ है तो कोई तो कोल्ड में भी इतना परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि ये डिजीज मेरी लाइफ को हैम्पर कर रहा है, ये कब ठीक होगा. और किसी किसी को लगता है कि कोई बात नहीं, जुकाम है 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि हर तरीके के पेशेंट हमारे पास आएंगे, और हम पेशेंट को ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो छोटी सी बीमारी है. कोई बीमारी छोटी या बड़ी नहीं होती, और हर बीमारी हर पेशेंट को अलग इम्पैक्ट कर सकती है, उस पर साइकोलॉजिकल या इमोशनल इम्पैक्ट अलग तरीके से पड़ सकता है. तो डॉक्टर को वो एड्रेस करना है कि ओके आपको ये दिक्कत है, ठीक है, आपको इससे ये परेशानी हो रही है, तो हम इसके साथ डील करेंगे. नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय ईच पेशेंट. हर पेशेंट अपने यूनिक चैलेंजेस फेस कर सकता है. किसी को कोल्ड की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, किसी को कोल्ड की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है. तो सबके यूनिक चैलेंजेस हो सकते हैं, और उनको रिकॉग्नाइज करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग पेशेंट को गाइड करना है. अब यहाँ पे 3 मॉडल दिए गए हैं डीपीआर के. फर्स्ट वन इज पैटर्नलिस्टिक मॉडल, सेकंड वन इज शेयर्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड मॉडल माना जाता है, एंड थर्ड वन इज इंफॉर्मेटिव मॉडल. अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट है पैटर्नलिस्टिक मॉडल. अब इसमें क्या होगा, पैटर्नलिस्टिक मॉडल में जो डॉक्टर है वो फुल कंट्रोल होता है डॉक्टर के पास डिसीजंस का. Doctor making decisions for a patient even if it goes against patient's wishes, because the doctor believes it is in patient's best interest. मतलब कि ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे डॉक्टर को पता है कोई इमरजेंसी आई है, अब इमरजेंसी की कंडीशन में पेशेंट या उसके जो गार्डियंस है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पेशेंट के लिए क्या अच्छा है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इस कंडीशन में इसके लिए यही अच्छा है. तो उस टाइम पे डॉक्टर फुल कंट्रोल लेता है डिसीजंस का, और वो डिसाइड करता है कि पेशेंट के लिए बेस्ट यही है और यही होना चाहिए, तो वो उसको फर्दर प्रोसीड करता है. तो लिमिटेड पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड होती है. फुल कंट्रोल किसका होता है, डॉक्टर का होता है. यूज्ड इन केसेस वेयर क्विक एक्शन इज नीडेड, यानी कि इमरजेंसी की कंडीशन है, पेशेंट को प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम पे जो पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो सोच रहे हैं कि डॉक्टर कह रहा है ठीक है हम 2 जगह और बात कर लेते हैं, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टर वेट नहीं करेगा क्योंकि पेशेंट की जान जा सकती है वहां पे. तो वहां पे डॉक्टर जो है वो पैटर्नलिस्टिक मॉडल के अकॉर्डिंग डॉक्टर फुल कंट्रोल ऑफ डिसीजंस लेता है. उसको पता है कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए अभी यही ठीक है और यही करना चाहिए और इससे पेशेंट का बेनिफिट होगा. तो वहां पे पेशेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत लिमिटेड होती है डिसीजन मेकिंग में, और डॉक्टर को लगता है ये ठीक है और वो वही करता है. फुल कंट्रोल डॉक्टर का यहाँ पे होता है. नेक्स्ट है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल. अब नाम से ही समझ आ रहा है शेयर्ड यानी कि दोनों के बीच शेयर होगा. डिसीजन मेकिंग मॉडल यानी कि दोनों आपसी बातचीत से एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. डॉक्टर एंड पेशेंट कोलैबोरेट टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, वो दोनों कोलैबोरेट करते हैं. पेशेंट इज एम्पावर्ड विद नॉलेज, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है. आइडियल फॉर क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर. फॉर एग्जाम्पल, deciding medication, diet, exercise and lifestyle changes with a focus on the pros and cons of each. यहाँ पे क्या है, जैसे कोई क्रोनिक डिजीज है जिसकी वजह से एकदम इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है. फॉर एग्जांपल, पेशेंट न्यूली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज या क्रोनिक डायबिटीज का पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है पेशेंट को, हाइपरटेंशन है या कैंसर है. तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, डॉक्टर जो है वो एम्पावर्ड करेगा पेशेंट को नॉलेज से, यानी कि पेशेंट को बताएगा कि आपकी जो डिजीज है इसके ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, आप इस स्पैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका ऐसा बेनिफिट होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. ये सारी बातें डॉक्टर पेशेंट को बता देता है. अब डॉक्टर ने पेशेंट को पूरी नॉलेज दे दी, उसके बाद पेशेंट डिसाइड करेगा कि मेरे को किस पैथी से ट्रीटमेंट लेना है या फिर मेरे को किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना है.
ठीक है। तो उसके बाद मेडिसिन डिसाइड होगी, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, और सब ये ध्यान रखते हुए होगा कि किसका क्या बेनिफिट है और क्या इससे नुकसान है। तो यही तो शेयर डिसीजन मेकिंग होगी ना। डॉक्टर बताएगा कि भाई इसका ये फायदा है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पेशेंट उसको अंडरस्टैंड करेगा, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, फिर वो कहेगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया, पेशेंट को वो फाइनेंशियली नहीं ठीक बैठता है, तो पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ये फाइनेंशियली ठीक नहीं रहेगा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर बताएगा कि आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, ये दूसरा ऑप्शन है। तो इस तरीके से शेयर डिसीजन मेकिंग मॉडल होगा। The patient shares their personal values, beliefs, and lifestyle considerations, helping the clinical tailor the treatment to plan to their individual needs and preferences। यहाँ पे वो अपनी पर्सनल वैल्यूज बताएगा, बिलीव्स बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रीटमेंट ऐसी हो सकती है जिसमें डॉक्टर ने कोई बताया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी डॉक्टर ने बोला है कि इस ट्रीटमेंट में आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा और पेशेंट के बिलीव्स में नहीं आता है, तो पेशेंट बोल देगा कि डॉक्टर साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो उसके अल्टरनेटिव डॉक्टर बताएगा। लाइफस्टाइल कंसिडरेशन, तो ये सब क्या फिर हेल्प करेंगे, एक बेटर ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट का बनेगा उसकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। The patient and clinician work together to choose a treatment plan that aligns with both the clinical evidence and the patient's values। एक ऐसा वर्क मिलेगा कि मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान बनेगा जो दोनों की शेयर डिसीजन मेकिंग से बना है, जो कि पेशेंट के लिए बेटर होगा, हर एंगल से बेटर होगा, और पेशेंट उस पर एडहेयर करेगा। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव मॉडल। इंफॉर्मेटिव मॉडल में क्या है, द डॉक्टर एक्ट प्योरली एज एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। यहाँ पे क्या होगा, जो डॉक्टर है वो प्योरली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होगा, यानी कि डॉक्टर ने किसी भी डिजीज के बारे में बस इंफॉर्मेशन पेशेंट को दे दी कि देखिए आपको ये डिजीज है, और ये डिजीज है, इसकी अलग अलग तरीके की इतनी सारी मेडिकेशंस होती हैं, उनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इस मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट हो सकता है, या इस थेरेपी का ये साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है। ऐसी डिजीज में ये काम होता है जहाँ पे मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। फिर पेशेंट अपने सारे डिसीजन लेता है कि उसको किस तरीके की केयर लेनी है, कैसी थेरेपी लेनी है, या किस पैथी से ट्रीटमेंट लेनी है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इमेजिन अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद हार्ट कंडीशन। तो फिजिशियन क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा उसको डिफरेंट मेडिकेशंस, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पोटेंशियल साइड इफेक्ट, एंड द लाइकलीहुड ऑफ ईच ट्रीटमेंट सक्सेस। The patient then consider the information and choose the medication that they believe is best for them based on their understanding and values। तो ये इंफॉर्मेटिव मॉडल है, यानी कि ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, वहां पे डॉक्टर क्या करेगा, ओनली इंफॉर्मेशन दे देगा कि देखिए जी आपकी ये कंडीशंस है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये थेरेपीज अवेलेबल है, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, अब आप बताइए आपको क्या लेना है। फिर पेशेंट जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ, प्रोज और कॉन्स के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा, या कहीं बातचीत करेगा, अपने घर पे बात करेगा, या किसी दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेगा, फैमिली डॉक्टर से बात करेगा। तो सब करने के बाद जो है पेशेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज कर सकता है। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इस डीपीआर में। फर्स्ट इज मिसकम्युनिकेशन। पेशेंट में मिसअंडरस्टैंड ट्रीटमेंट प्लान्स। मिसकम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, आपने बताया ये मेडिकेशन बिफोर फूड लेनी है, पेशेंट को नहीं समझ आया, वो आफ्टर फूड ले रहा है, या आपने 2 बार बताया वो 1 बार ले रहा है, तो मिसकम्युनिकेट हो सकता है। नेक्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस, लैंग्वेज बैरियर्स एंड डिफरिंग बिलीव्स अबाउट हेल्थ केयर। लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा मेन कारण होता है, जैसे कि अभी क्या है कि जैसे साउथ का कोई डॉक्टर है और वो हरियाणा में जॉब करने के लिए आ गए, तो उसकी लैंग्वेज हरियाणा के लोगों को कम समझ आएगी। हरियाणा के जो लोग हैं, जो मान लो अनपढ़ लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हरियाणवी समझ आएगी, लेकिन वो डॉक्टर वैसी भाषा बोल नहीं सकता। और अगर वो इंग्लिश बोल रहा है या फिर टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है, तो वो पेशेंट के लिए एक लैंग्वेज बैरियर होगा। तो यहाँ पे एरिया वाइज लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। एंड डिफरिंग बिलीव्स अबाउट हेल्थ केयर, अलग अलग बिलीव्स होते हैं हेल्थ केयर के। जैसे किसी कम्युनिटी में ऐसा होगा कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवा सकते, कुछ अलग अलग तरीके के बिलीव्स होते हैं, तो वो एक चैलेंज हो सकते हैं डॉक्टर के लिए। नेक्स्ट इज नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, यानी कि डॉक्टर ने बताया पेशेंट को ट्रीटमेंट और पेशेंट उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। अब ये नॉन एडहेरेंस क्यों होगा, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाया।
पेशेंट को नहीं लग रहा है कि इस ट्रीटमेंट से मुझे आराम हो जाएगा, फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे डॉक्टर के पास जाएगा, और इस तरीके से उसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम कंस्ट्रेंट्स, फिजिशियन ऑफन हैव लिमिटेड कंसल्टेशन टाइम। अब काफी हैवी ओपीडी है, अब डॉक्टर है वो दिन के 300 पेशेंट 400 पेशेंट देख रहा है मान लो, तो वो कितना टाइम एक पेशेंट को दे सकता है, तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है। अब लिमिटेड टाइम है, उसमें वो ऐसा नहीं कर सकता कि पर पेशेंट को आधा घंटा दे, 1 घंटा दे, प्रॉपर हिस्ट्री दे। तो ऐसी कंडीशंस में भी चैलेंज डॉक्टर के लिए हो सकता है। स्ट्रेंथन कैसे करेंगे रिलेशनशिप को? सबसे फर्स्ट है पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। पेशेंट की वैल्यूज, प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल को कंसीडर करना चाहिए, तभी ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करना चाहिए। फॉलो अप एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, रेगुलर चेक इन इनहांस ट्रस्ट। मतलब अगर आपने किसी पेशेंट को एक बार मेडिसिन दी है तो पेशेंट को फॉलो अप पे बुलाओ, पेशेंट को कहो आप 10 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ, आपको मेडिसिन से कैसा लगा या आपको क्या अच्छा लगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे दिखाने आओ। तो ये फॉलो अप और कंटिन्यूटी ऑफ केयर पेशेंट की रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेलीमेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन। टेलीमेडिकेशन, अगर फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का यूज क्यों होना जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट मेडिसिन हमसे लेके गया है और पेशेंट ने रात को दवाई ली और उसको कोई दिक्कत आ गई, तो टेलीमेडिसिन होगी तो पेशेंट इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई मेरे को ये दिक्कत आई, और डॉक्टर इन होम भी बता सकता है कि अगर आपको ये ऐसा किए करने से आप ये ठीक हो जाओगे या फिर आप तुरंत हॉस्पिटल आइए, जो भी है, तो टेक्नोलॉजी का यूज वहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। Next is medical ethics and professionalism. Doctor must adhere to clinical principles like autonomy, beneficence, non-maleficence and justice. इन सब प्रिंसिपल्स के साथ डॉक्टर को एडहेयर रहना होता है, अपने इथिक्स को कभी भी छोड़ना नहीं होता, इलीगल कोई भी काम नहीं करना होता, और पेशेंट के बेनिफिट के लिए हमेशा काम करना होता है। कंक्लूजन क्या है कि एक डीपीआर जो है इंटरनल मेडिसिन में नॉट जस्ट क्लिनिकल, इट इज पर्सनल एंड इमोशनल। जब पेशेंट को लगेगा कि डॉक्टर मुझे पर्सनली जानता है, मेरे इमोशंस को समझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, तभी एक बेटर डीपीआर बिल्ड होगी और पेशेंट ठीक हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड एम्पैथी लीड टू बेटर आउटकम्स, improved compliance and higher patient satisfaction. अब गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती हैं? Central to the practice of medicine, it is not just about giving information but about building understanding, trust, and a therapeutic bond. Good communication skills are considered a core competency for healthcare professionals and are essential for accurate diagnosis, treatment adherence, and patient satisfaction. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या फायदा होगा अगर गुड कम्युनिकेशन है? तो उससे क्या होगा? इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, पेशेंट का डायग्नोसिस बेटर हो पाएगा, क्योंकि अगर एक गुड कम्युनिकेशन है तो जो पेशेंट है वो अपनी बातें छिपाएगा नहीं, वो बताएगा कि हाँ मेरे को ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा भी होता है, और उसको लगेगा कि हाँ मैं इस डॉक्टर को सब बता सकता हूँ। अब क्योंकि वो इफेक्टिव लिसनिंग कर रहा होगा डॉक्टर। पेशेंट ऑफन गिव्स क्लूज टू देयर डायग्नोसिस थ्रू देयर हिस्ट्री। जब भी हिस्ट्री लेते हैं, इसीलिए जो हिस्ट्री है वो कोर होती है इंटरनल मेडिसिन की, यानी कि जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसी से हमें बहुत सारे क्लूज मिलते हैं जिससे हम अपने डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग हेल्प अनकवर हिडन कंसर्न्स और सिम्टम्स। Second is enhance patient satisfaction. Patients who feel heard and understood are more likely to trust and return, reduces misunderstandings and conflicts. यानी कि अगर पेशेंट को लगा कि डॉक्टर ने मुझे अच्छे से सुना, मुझे अच्छे से बताया क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, आपने भी सुना होगा आसपास कहते हैं अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने इतने अच्छे से मेरी बात सुनी, मेरे को सब बताया कैसे करना कैसे नहीं करना, तो पेशेंट को लगेगा कि हाँ मेरी बात सुनी गई है, मुझे समझा गया है, और उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा और वो रिटर्न फॉलोअप पे जरूर आएगा। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पेशेंट को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ट्रीटमेंट की एडेरेंस बढ़ जाएगी। क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड एंगेजिंग डिस्कशन हेल्प पेशेंट फॉलो मेडिकल एडवाइस एंड ट्रीटमेंट प्लान्स। फर्स्ट बात तो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, ऑब्वियस है पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा ही लेगा। सेकंड, उसका इतना डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन डॉक्टर के साथ हुआ है, उसको सब समझ आया है, तो वो मेडिकल एडवाइस जो भी उसको दी गई है, जो भी उसका ट्रीटमेंट प्लान है, उससे वो एडहेर रहेगा, अच्छे से उसको फॉलो करेगा। बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपोर्ट,
Trust essential है discussing sensitive health issues. Patients are more likely to disclose personal or embarrassing problems if they feel respected. ऐसा है पेशेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के लिए तो हो सकता है कि हाँ भी ऐसा होता है, अगर ये बीमारी है तो इसमें ऐसा होता है, लेकिन पेशेंट के साथ वो नई नई चीज हो रही है, पेशेंट को एम्बेरेसिंग भी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे डॉक्टर को बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेडी पेशेंट है, उसको पाइल्स हुआ है, तो वो सोचेगी कि मैं कैसे डॉक्टर को बताऊं, मुझे पाइल्स हुआ है। डॉक्टर के लिए वो एक नॉर्मल कंडीशन है। फिर जब उसका एक बेटर डीपीआर डॉक्टर से बना, तो वो क्या करेगी, अपनी पर्सनल या एम्बेरेसिंग प्रॉब्लम्स को भी शेयर करेगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा भी हो रहा है, और उनको लगेगा कि हाँ डॉक्टर मेरी रिस्पेक्टफुली बात सुन रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि एक जब हिस्ट्री टेकिंग होती है, हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट, यहाँ पे कोई ऐसा क्लियर कट मार्कर नहीं है कि ये स्टेप्स दे दिए हिस्ट्री टेकिंग के और आपने यही फॉलो करने हैं। हिस्ट्री टेकिंग एक आर्ट है। आप उसको जब हिस्ट्री ले रहे हो पेशेंट की, हंसना नहीं है, रिस्पेक्टफुली पेशेंट की बात को सुनना है, तभी पेशेंट को लगेगा कि मेरा रिस्पेक्ट हो रहा है, मेरी बातों पे हंसा नहीं जा रहा है, या मेरी बातों को हल्के में नहीं लिया जा रहा है, मेरी बात जो है वो डॉक्टर जो है वो अच्छे से समझ रहा है, तभी वो जो है अपनी जो पर्सनल या एम्बेरेसिंग प्रॉब्लम्स है उनको डिस्क्लोज करेंगी। रिड्यूसेस कंप्लेंट्स एंड लिटिगेशन। और इससे क्या होगा, एक बेटर कम्युनिकेशन हुआ है, पेशेंट को सब समझ आ गया है डॉक्टर ने क्या कहा है। अगर पुअर कम्युनिकेशन होगा तो उससे क्या होगी, मेल प्रैक्टिस के क्लेम्स होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर ने तो हमसे इतने पैसे ले लिए, या ये हमारे पेशेंट का नुकसान कर दिया डॉक्टर ने। वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है उसके पास टाइम नहीं है, उसने बताया नहीं कि आपकी ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे, आपके लिए ये करना ठीक है, तो उन्होंने कर दिया। पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स को प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, तो उस टाइम पे क्या होगा, फिर मेल प्रैक्टिस क्लेम्स जो है वो पेशेंट कर सकता है। बस ये क्या है कि मेडिकल एरर ना भी हो, लेकिन वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं किया गया, तब भी पेशेंट जो है वो माल प्रैक्टिस के क्लेम जो है कर सकता है। अब की एलिमेंट गुड कम्युनिकेशन के हमने पढ़ लिया। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग कैसे होगी, नोट जस्ट हियरिंग। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर है वो बैठा है लिखता जा रहा है, पेशेंट की तरफ एक बार भी नहीं देखा। नोट जस्ट हियरिंग बट पेइंग फुल अटेंशन, इंक्लूडिंग नोडिंग, मतलब हेड नोड करना है, आई कांटेक्ट करना है, वर्बल एफर्मेशंस लाइक ओके, ठीक है जी, इससे आगे बताइए, ठीक है, हाँ जी मैं समझ गया, इस तरीके की जो है लिसनिंग डॉक्टर ने करनी है। नेक्स्ट इज एम्पैथी, understanding and sharing the feelings of the patient, saying things like I can understand that must be very difficult for you, यानी कि हाँ मुझे समझ आ रहा है आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, या फिर मैं समझ पा रही हूँ कि ये सिम्टम आपको कितनी दिक्कत दे रहा है, कि हाँ जी ठीक है। उसके बाद क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी, मेडिकल जर्गन्स यूज नहीं करने हैं। हाई ब्लड प्रेशर या इंस्टेड ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि कह दिया कि आपको हाइपरटेंशन है या आपको हाइपोटेंशन है, तो हाइपरटेंशन वर्ड तो पेशेंट नहीं जानता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी पेशेंट जानता है, तो हम हाई बीपी कह के उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल cues like posture, eye contact and facial expressions matter. Open posture and eye level conversation show respect and engagement. क्वेश्चनिंग स्किल्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर पेन, मतलब ऐसा नहीं कहना कि आपको चुभने जैसा दर्द हो रहा है, चुभने जैसा में तो हाँ या ना बताएगा पेशेंट। अब यहाँ पे हम डॉक्टर ने कहा कैन यू टेल मोर अबाउट योर पेन, मतलब पेन के बारे में फिर वो सभी चीजें पेशेंट बता सकता है। फॉलो अप विद स्पेसिफिक क्लोज्ड क्वेश्चंस व्हेन नीडेड। अब कई बार हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो रास्ते से भटक जाते हैं। अब पेशेंट अपने घर परिवार की बातें बताने लगे, पेशेंट जो है स्टॉप ही नहीं हो रहा है, पेशेंट बताया जा रहा है कि हाँ जी उसने हमारे घर ऐसे करवा दिया था, उसने हमारे घर ऐसे करवा दिया था, उसके बाद मैं बीमार रहने लगी, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद वैसा हुआ, तो इतना डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं होगा सुनने के लिए। तो उसके पास ये भी एक आर्ट होनी चाहिए कि वो क्लोज कर सके क्वेश्चंस को, कि ठीक है अब इसके बाद पेशेंट को बीच में इंटरप्ट करके, ठीक है ओके ये ठीक है अब आप इसके बारे में बताइए, तो इस तरीके से कन्वर्सेशन को क्लोज करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है समराइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, help confirm understanding. So if I understand correctly you have had this issue for 3 days, यानी कि एट लास्ट जब पेशेंट की सारी बात डॉक्टर सुन लेता है, उसके बाद उसको समराइज और रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ओके आपने जो अब तक जो बताया वो मुझे समझ आ गया, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही है, तो
ये जब एक समराइजेशन हम एक लाइन में कर देते हैं तो पेशेंट को ये लगता है कि हाँ मेरी सारी जो बातें हैं वो अंडरस्टैंड करी गई है। नेक्स्ट की एलिमेंट ऑफ फूड कम्युनिकेशन, वही कंटिन्यूएशन में है, कल्चरल सेंसिटिविटी। बी अवेयर ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ दैट दे में इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर्स। मतलब हर कल्चर के बारे में डॉक्टर को पता होना चाहिए कि हाँ उनके ये बिलीफ है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है आप ऐसा क्या मानते हो, इस टाइम पे दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कोई नॉन वेज नहीं खाता नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शंस होने चाहिए, कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। प्राइवेट डिस्कशन अगर है तो उसको नीड है तो प्राइवेट डिस्कशन हो और उसको कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन करके रखी जाए। पेशेंट को एजुकेट करना है, एक्सप्लेनिंग डायग्नोसिस, टेस्ट रिजल्ट्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्लियरली। अब यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट को एक्सप्लेन कैसे करना है। अब हमने कह दिया कि आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें जो है क्लोट बन गए हैं, तो ये पेशेंट को समझ नहीं आएगा। तो उनको बताओ कि जैसे आपकी आर्टरीज है, मतलब हमारी जो खून की नसें हैं, लोकल लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं हम कि वो जैसे एक पानी की पाइप होती है उसके तरीके की होती है, उसमें से जैसे पानी बह रहा है ऐसे ही खून बहता होता है। तो इस तरीके से हम एक स्टोरी टेलिंग टाइप पेशेंट को समझा सकते हैं कि उसको भी ये पता लगे कि मेरी जो दिक्कत क्या है और मेरे साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट है गिविंग फीडबैक एंड encouragement, motivating patients in a positive way. You are doing a great job managing your blood sugar, keep it up। यानी कि जैसे फॉलोअप में हमारे पास पेशेंट आया और उसने अच्छी मेंटेन कर ली है, अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल कर ली है, तो उसको इनकरेज भी करना है। एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन एज, इमोशनल स्टेट, लैंग्वेज और कल्चरल बैकग्राउंड। अगर पेशेंट एंशियस है तो उसको उसी तरीके से समझाना है कि इट्स ओके, आई एम हियर फॉर यू, आपकी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से होगी। एंग्री है तो उसको शांत करना है, काम करना है, आप बैठिए, एक बार एक गिलास पानी पीजिए, आराम से मुझे अपनी दिक्कत बताइए। सैड है, बच्चा है, बच्चे के अकॉर्डिंग बात करनी है, बड़ा है बड़े के अकॉर्डिंग बात करो, लैंग्वेज और कल्चरल बैकग्राउंड है, ये सब एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एडजस्टिंग पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हैंडलिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। हैंडलिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि डिफिकल्ट कन्वर्सेशन या कोई बैड न्यूज है उसको कैसे ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है तो डायरेक्ट पेशेंट को नहीं कह देना है कि आपको कैंसर हुआ है, क्योंकि कुछ बीमारियों के नाम ही बड़े होते हैं जो समाज में कुछ एक अंडरस्टैंडिंग फैली हुई होती है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे अब ये हो गया तो अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो ऐसी चीजों को कैसे पेशेंट को बताना है, कैसे उनके जो इमोशंस आएंगे उसके बाद उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे पेशेंट को शांत करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ब्रेकिंग बैड न्यूज एंड मेडिकल लॉज जो रिलेटेड है प्रैक्टिस से, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।